हम्म, चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? चलिए, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टीरियो सेंटर के बारे में बात की थी। सबसे लास्ट बात जो हमारी हुई थी वो स्टीरियो सेंटर के बारे में हुई थी। तो हम लोग स्टीरियो सेंटर के बारे में 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसके बाद में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा पॉइंट क्या था? स्टीरियो सेंटर। और स्टीरियो सेंटर का मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था कि किसी एटम पर अगर हम दो ग्रुप या एटम को इंटरचेंज करें तो जो ओरिजिनल हमारे पास में स्टीरियो आइसोमर है, अगर हमें जो मिल रहा है वो नया स्टीरियो आइसोमर है, तो उसको हम लोग स्टीरियो सेंटर की कैटेगरी में लेंगे उस एटम को। और ऐसे जितने भी एटम होंगे उनको सबको हम स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग। चलिए इन एग्जांपल्स में आपको बताना है कि कितने स्टीरियो सेंटर हैं और कितने कायरल सेंटर हैं, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट बोला था, all the chiral centers can be stereo center but all the stereo centers are not chiral center। तो इस स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना कि जितने भी स्टीरियो सेंटर है सब कायरल नहीं होते हैं, क्योंकि जीआई वाले भी आते हैं उसमें, लेकिन जो कायरल है वो स्टीरियो का पार्ट है। मतलब स्टीरियो के अंदर दो क्लासिफिकेशन है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल वाले भी स्टीरियो सेंटर में काउंट होंगे और ऑप्टिकल वाले भी स्टीरियो सेंटर में काउंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आप जवाब दीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कायरल सेंटर के लिए आप सीसी लिख सकते हैं, स्टीरियो सेंटर के लिए आप एससी लिख सकते हैं। गुड। नहीं सीसी तो लिखेंगे, उसका नंबर भी तो लिखो ना, सीसी कितना। हाँ मतलब कायरल सेंटर कितना है ये अपने को बताना पड़ेगा ना बच्चों। चलिए काफी स्टूडेंट सही जा रहे हैं लेकिन गलती भी हो रही है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है। बच्चों इस एग्जाम्पल में कायरल एटम कौन सा है? कायरल एटम जो कि OH से अटैच है ना। तो दिस इज द कायरल एटम हियर, ये कायरल एटम है। और दूसरा बताइए, यहां पर इसके अक्रॉस हम लोग जीआई की बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे
कि इस जगह पर जीआई होगा क्या। जो सेकंड वाला मैंने सर्कल बनाया है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें जीआई होगा क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन है। तो इसके अक्रॉस अगर पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, हम बोलेंगे नहीं है। लेकिन इसके अक्रॉस हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब जिसके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं वो दोनों कार्बन, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन। अब देखिए बच्चों, ये कायरल तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये आपका कायरल है। तो यहां मैं क्या बोलूंगा कि जो कायरल सेंटर है दैट इज इक्वल टू 1। और स्टीरियो सेंटर की जब हम बात करेंगे तो एक तो ये कायरल सेंटर और यहां पर आपके पास में 2 कार्बन जिसके अक्रॉस स्टीरियो आइसोमेरिज्म बन जाएंगे अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये 2 मिला करके टोटल होगा हमारा 3। इसका मतलब कायरल सेंटर 1 है और स्टीरियो सेंटर की जो संख्या है वो कितनी है, वो हमारे पास में 3 है। इज इट ओके? ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे बात की है। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन ध्यान देकर के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। स्टीरियो सेंटर 3 कैसे है? यार बेटा, या तो तुम पिछली क्लास में नहीं थे या पिछली क्लास में तुम नहीं सुन रहे थे। मैंने ये एग्जांपल लेकर के समझाया था। अगर मैं इस कार्बन में इन ग्रुप को बदलता हूं तो ये अभी सी से वो ट्रांस बन जाएगा, और अगर मैं इस कार्बन पर भी इन दोनों को एक्सचेंज करता हूं तो अभी स्ट्रक्चर सी से वो ट्रांस बन जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड जिसके अक्रॉस ये वाली पॉसिबिलिटी होती है उसको हम लोग स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। तो ये एटम भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है। ऐसे ही यहां पर ये दोनों कार्बन जो है वो स्टीरियो सेंटर होंगे। ठीक है ना? तो बेटा अपने को क्लास पे ध्यान देना पड़ेगा प्लीज। चलिए अब यहां पर देखते हैं कायरल एटम। ये एक कायरल एटम है, ये एक कायरल एटम है। तो कायरल एटम होने के लिए हमको क्या चाहिए? कायरल एटम होने के लिए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज एक दूसरे से अलग हो। अब बच्चों, जिस कार्बन पे मैंने CH3 अटैच किया है क्या वो कायरल एटम हो सकता है? जिसपे मैंने CH3 अटैच किया है क्या वो कायरल एटम हो सकता है? नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज है। शानदार। और ऐसे ही मैं ET वाले के बारे में बोलूंगा तो ये भी नहीं। लेकिन बच्चों, इसके अक्रॉस GI होगा, इसके अक्रॉस GI होगा, और अगर इनके अक्रॉस GI है तो इसका मतलब ये दोनों कार्बन स्टीरियो सेंटर है। ये दोनों जिसके भी अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके दोनों कार्बन, दोनों एटम जहां पर हम GI की बात कर रहे हैं वो स्टीरियो सेंटर होते हैं, दोनों के दोनों ही। तो ये हमारा 2, ये हमारा 2, और ये 2 हमारे कायरल एटम है। तो इसमें कायरल कार्बन, कायरल एटम की संख्या हो गई 2, और स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर 2 है। स्टीरियो सेंटर में क्या हो जाएगा? 2 2 4, और 2 कायरल वाले भी काउंट होंगे, तो टोटल हो जाएगा 6। मैक्सिमम लोगों का आंसर सही था, मतलब वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो। चलिए अब उसके बाद में हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में स्टीरियो सेंटर है क्या, और अगर है तो कितना है? जीरो। और कायरल सेंटर भी ढूंढिए इसके अंदर, स्टीरियो के साथ साथ कायरल भी बताना है। स्टीरियो के साथ साथ कायरल भी बताना है। तो यहां पर एक भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम नहीं है जिसके अक्रॉस 4। ये है sp3 लेकिन ये 3 हाइड्रोजन के साथ है। और इसके अक्रॉस अगर मैं पूछूं कि GI होगा क्या, तो दोनों हाइड्रोजन एटम है, मतलब GI नहीं होगा। तो यहां पे कायरल एटम की संख्या 0 और स्टीरियो सेंटर भी 0। ठीक है बच्चों?
तो एक तरह से मैंने आपको स्टीरियो सेंटर देखना बता दिया। बस गलती आप कहां कर सकते हैं, जब आप डबल बॉन्ड की बात करेंगे वहां आपसे गलती हो सकती है, तो प्लीज आप ध्यान दें वो गलती ना हो। अब यहां पर मैं आपको एक या दो चीजें और बताना चाह रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा। अभी आप लोगों ने शायद पिछले लेक्चर में भी ये चीज देखी होगी कि जो बोर्ड वर्क हम लोग आपको शेयर करते थे, टेक्निकली कुछ कारण होने के कारण, प्रॉब्लम होने के कारण हम ये आपके साथ में शेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, क्या? या तो आप इसको अपने साथ साथ लिखते चले बहुत बार, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो स्पीड होगी वो मैच नहीं हो पाएगी। तो एक दूसरा ऑप्शन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। जब आप स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो सीधी सी बात है कि आप उसको बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे इतना टाइम हमारे पास होता है क्योंकि अब ये सब तो क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं डिस्कस करते करते, तो ये तो आप उतारेंगे सही तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना, ठीक है? चाहिए। अब इसके बाद में एक और चीज ये है कि जो आपका 21 को जो टेस्ट होने वाला है उसका जो सिलेबस है, तो बच्चों जब भी हम आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो भले ही हम ये स्टीरियो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको यहां पर स्ट्रक्चरल पे भी बात करना होगी, हमको यहां पर ज्योमेट्रिकल पे भी बात करना होगी। तो ये 11th का जो स्ट्रक्चरल ज्योमेट्रिकल और जो 11th में हमने पढ़ा था कन्फर्मेशनल, ये सब सर लेक्चर के लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे देना प्लीज। हाँ वो मैं कर दूंगा, है ना, वो लास्ट में मैं बिल्कुल 100% आपको टाइम दे दूंगा, आप बिल्कुल उसको नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं मतलब आज का लेक्चर आप इंक्लूड कर लें, यहां तक का आपका ऑप्टिकल का पोर्शन उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो अभी ऑप्टिकल का जो आगे का पोर्शन है वो उस टेस्ट में नहीं है, आप 11 का रिवाइज करिएगा। और वैसे भी क्या होगा, अगर मान लो हम 11th की बात करें तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि 11th अलग है 12th अलग है। जब भी आप ऑप्टिकल के सवाल बनाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चरल भी आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और वीडियो लेक्चर्स आपको मिलने लगे हैं, अब रेगुलर मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं, लेकिन उसका ड्यूरेशन फिक्स है, तो आप वहां से भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। और अब मैं बहुत ज्यादा आपके चैट पे ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं अपने लेक्चर पे ध्यान दे रहा हूं, तो आप भी इधर ध्यान दें, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आप वहां जवाब दीजिएगा। अब बच्चों हम आते हैं चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारे पास में ऑप्टिकल आइसोमर्स दिए जाएंगे तो उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूल। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ, आपको बोल दिया कि ये स्ट्रक्चर है, अब आप उसको पढ़ोगे कैसे भाई, बोर्ड में कैसे लिखा है, कॉपी में कैसे लिखा है, पेपर में कैसे लिखा है, तो उसको मैं कैसे एनालाइज करूंगा, या मैं बोलूं कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द स्टीरियो आइसोमर। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, तो चार तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है फिशर रिप्रेजेंटेशन, तीसरा होता है सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, और फोर्थ वन इज न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास में चार टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो अब जब हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो उस समय हम लोग इन सब के बारे में सोचेंगे, है ना बच्चों। एक बच्चा पूछ रहा है सूडो जीआई हुआ, तो सूडो जीआई होता है तो भी हम लोग ऐसा ही करते हैं,
ठीक है ना। चलिए, होमवर्क की जहां तक बात है, आपको मैं शीट दे रहा हूं, जब मेरे को लगेगा कि हमारे पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है तो मैं आप लोगों को बिगनर बॉक्स के बारे में बता दूंगा। मैंने अभी आपको बोला है कि मैं इधर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब एक बच्चा बार बार लिखे जा रहा सूडो जीआई हुआ तो क्या हुआ क्या हुआ, तो भाई अगर सूडो जीआई हुआ ना तो भी जीआई तो है ना, तो उसके अक्रॉस हम लोग काउंट करेंगे उसको, अगर स्टीरियो सेंटर पूछेंगे तो, ठीक है ना। तो इसलिए वो हुआ तो भी काउंट करेंगे, क्योंकि उसके अक्रॉस हमारे पास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगा। आ रही बात समझ में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब होगा उस समय तो उसको एज ए सेंटर काउंट करना पड़ेगा हमको, स्टीरियो सेंटर में काउंट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, तब का हमारा कंसेप्ट बदलता है। यस, अब इसके बाद में जो हम अगले पॉइंट पे आ रहे हैं, उस अगले पॉइंट पे देखिए बच्चों, हाउ टू रिप्रेजेंट इनटू वेज एंड डैश फॉर्म। वेज और डैश के बारे में बात करते हैं अपन। चलिए, क्या होता है, अभी तक आप लोगों ने देखा था, सबसे पहले वेज और डैश वाली केस ले रहा हूं मैं। जब भी मुझे 3D में कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिया जाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऐसे बनाते हैं हम। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में क्या दिखता है हमको, दो बॉन्ड को जनरली हम लोग प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंपल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग प्लेन, और एक जो है उसको बोलते हैं वेज लाइन। तो ये वाला जो हमारे पास में है, दिस इज नोन एज वेज लाइन, है ना। तो वेज लाइन का मतलब होता है अबोव द प्लेन, ये मैंने आपको पहले भी लिख करके बताया था। तो ये हमारा अबोव द प्लेन, और ये जो होती है डैश लाइन होती है, तो डैश लाइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन। अरे बात समझ में। और ये दो लाइनें जो होती है, दीज आर बेसिकली हम लोग बोलते हैं इन द प्लेन। तो ये हमारा एक जनरल तरीका है। तो इसमें सिंपल लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, वेज लाइन हमारी तरफ होती है, मतलब हम हमेशा बोर्ड के सामने रहेंगे या पेपर के सामने रहेंगे, और डैश लाइन जो है वो बोर्ड के पीछे होती है बच्चों। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि यार बच्चों मेरे पास में एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने, यहाँ पे हम लोगों ने CH3 लगा दिया, यहाँ पे हम लोगों ने Cl लगा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने H लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब मेरे सामने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इसको मैं अगर 3D में आपको दिखाऊं तो ये ऐसा बना हुआ है, मान लो जैसे हमने इसको ग्रीन वाले को हमने COH ले लिया, ऑरेंज वाला CH3 हो गया, पर्पल Cl जो आपकी तरफ आ रहा है, और हाइड्रोजन प्लेन के पीछे जा रहा है। ये मैं अब आपके बिल्कुल क्लोज लेके आता हूं कैमरे के पास। ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन COH, ऑरेंज CH3, दे आर इन द प्लेन, आपके पैरेलल मतलब प्लेन, ये आपकी तरफ है मतलब अबोव द प्लेन वेज लाइन Cl, और हाइड्रोजन जिसको मैंने होल्ड करके रखा है ये पीछे की तरफ है, तो दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन एटम, वेज लाइन। ठीक है बच्चों। अब हमेशा क्या करना पड़ेगा, जब भी हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए, हमको कोशिश यह करना है कि जो ग्रुप अभी आगे या पीछे है, आगे मतलब Cl और पीछे मतलब H, इनको हम दोनों को आगे ले आए, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है सच दैट जो आगे पीछे है, मैं फिर बोर्ड में बिल्कुल आपके पास में आ रहा हूं, ये आगे और ये पीछे है, तो मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, ऐसे करके घुमा दूंगा। अब देखो जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया तो ये दोनों आपकी तरफ हो गए। अब फिर से बता रहा हूं मैं, एक बार रोटेशन पे फिर देखिए, ऐसा है, इसको मैंने ऐसे करके घुमा दिया। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे करके घुमाऊंगा ये दोनों आपकी तरफ हो गए। तो अभी क्या था, एक वेज था एक डैश था, अभी आप देखो दोनों के दोनों क्या हो गए, वेज हो गए। ठीक है, वेज हो गए दोनों के दोनों। और अब जो ये वर्टिकल लाइन जो थी हमारी, जिसको प्लेन बोल रहे थे हम, अब ये ऐसा लगेगा कि जब ये दोनों आपके तरफ आएंगे तो ये दोनों आपसे दूर जा रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन आपसे दूर हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आपके तरफ आ गई। दूर होने का मतलब है बिहाइंड द प्लेन। तो यहां पर जब मैं इसको रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां पर क्या था, Cl, तो Cl को जब आपने ऐसे रोटेट किया तो Cl आपका राइट साइड में चले गया, जो हाइड्रोजन पीछे था वो आपका बाहर मतलब लेफ्ट में आ गया, और जो CH3 ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा, और जो COH नीचे था वो नीचे ही रहेगा।
दिस इज कंप्लीट वेज एंड डैश फॉर्म। 4 बॉन्ड, 2 वेज और 2 डैश। देखो क्या हुआ, अगर ये ऐसे हैं, ध्यान देना, ये आपके तरफ, ये बोर्ड के पीछे और मैं बोर्ड में, तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा। और जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो देखो जो अभी बोर्ड के आगे है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके हिसाब से अगर मैं बोलूं तो राइट में जा रही है, और जो बोर्ड के पीछे है वो आपके हिसाब से लेफ्ट में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू बात कर रहा हूं मैं, मेरे हिसाब से नहीं। अगर मान लो ग्रुप ऐसा होता, भाई ऐसा होता, तो अब देखो हम ये ले लेते एग्जांपल, ये 2 लाइन हमने ले ली प्लेन में, ये हमने ले लिया, यहां पे हमने ले लिया CHO, यहां पे ले लिया हमने CH3, यहां पे ले लिया हमने OH, यहां ले लिया हमने H। इस मॉलिक्यूल में देखिए बच्चों क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में ये ऐसा है, ये हाइड्रोजन है और ये OH है। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ऐसे घुमा करके ऐसे, तो देखो ये दोनों आपके तरफ हो गए। अरे बात समझ में, ये ऐसे घुमाया, ये दोनों आपके तरफ हो गए। तो यहां पर जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो 2 ग्रुप जो वर्टिकल लाइन के हैं, वर्टिकल लाइन वाले ग्रुप तो क्या हो जाएंगे, ये प्लेन के पीछे चल जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जो ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे, वो प्लेन के आगे आ जाएंगे। इसके लिए बताता हूं मैं, ये वाले के लिए मान लो ये मेरा CHO ये है और CH3 को मैंने ये ले लिया ग्रीन वाला, हाइड्रोजन आपके तरफ, OH पर्पल प्लेन के पीछे, ये मॉलिक्यूल आपको ऐसे। अब ये प्लेन है तो ये प्लेन मेरी तरफ है, इसको कैसे घुमाऊंगा मैं, इसको मैं घुमाऊंगा ऐसे करके। तो जो व्हाइट आपकी तरफ था अब वो आपके हिसाब से लेफ्ट में जाएगा, जो प्लेन के पीछे था वो आपके हिसाब से राइट में आ रहा है। ठीक है क्या बच्चों, तो वो सिंपल हिसाब किताब है यार, ऐसा है तो ऐसा घूमेंगे, अगर ऐसा है तो ऐसा घूमेंगे। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी बच्चों, ठीक है ना। तो अब बताइए यहां पर जब मैं इसको ऐसा घुमाऊंगा तो ये जो CH और CH3 है ये तो हमारा वर्टिकल लाइन पे रहेगा, और इसके बाद में फिर हमारा जो H है वो आ जाएगा लेफ्ट में और OH आ जाएगा राइट में। आई थिंक इस घुमाने में हमें कोई समस्या नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने सिर्फ वेज और डैश बोला, तो हमको स्ट्रक्चर ऐसा दे सकते हैं इस टाइप से, हमको वेज और डैश बना के ऐसा दे सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम इसको फिशर में लेके जाएं, तो फिशर में क्या करते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। बच्चों जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए हमें 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। कौन कौन सी 2-3 चीजें, पहली बात तो यह है कि फिशर रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2D रिप्रेजेंटेशन है, इट्स ए 2D रिप्रेजेंटेशन। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ऊपर वाला तो प्लेन में ही रह जाएगा, नहीं रहेगा बच्चे, इधर देख, ये ऐसा है, ये अभी प्लेन में है, तूने इसको ऐसे घुमाया तो ये नीचे झुके हुए, जब तू इसको ऊपर उठाएगा ना तेरे सामने लाने के लिए तो ये वाला जो है ना ये पीछे झुकेगा, तो ये दोनों पीछे झुक जाएंगे और ये दोनों आगे आ जाएंगे, तभी जाकर के हम हॉरिजॉन्टल उस पर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा घुमाने के बाद में ऊपर उठाना है, तो ये प्लेन में नहीं रहेगा, प्लेन आपका यहां रहेगा, ये दोनों प्लेन के पीछे और ये दोनों प्लेन के आगे रहेंगे। ठीक है बच्चा, हाँ। अब क्या बोला मैंने, पहले अपन फिशर के बारे में बात करें, अभी उस एग्जांपल से दूसरे एग्जांपल पे भी आएंगे, ठीक है ना। 2D रिप्रेजेंटेशन, अगला पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास में, भाई बना तो मैं किसके लिए रहा हूं, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, जो कायरल एटम होता है, हमारे पास जो कायरल एटम होता है, कायरल एटम को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कायरल एटम इज represented
बाय प्लस साइन। मतलब ये वाला जो कार्बन होगा ना, ये कार्बन आपका कायरल कार्बन होगा। अब एक बात ध्यान देना, जब आप फिशर लिखते हो तो पता आपने इसको प्लस लिखा है। प्लस लिखने का मतलब समझते हो कि ये जो ग्रुप होंगे, ये जो ग्रुप, इनके बीच का एंगल कितना है 90। 90 नहीं होता, वो टेट्राहाइड्रल के हिसाब से 109.5 ही है। ऐसा लिखा जाता है, ऐसा हम लोग लिखते हैं। चलिए मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा बड़ा लिखो, ठीक है ना। अब इसके बाद में मान लीजिए मेरे पास में नंबर ऑफ कायरल एटम एक से ज्यादा है, 2 कायरल एटम, 3 कायरल एटम। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कायरल एटम हमारे पास में थोड़े से ज्यादा है, तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। मान लो 2 कायरल एटम है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2 प्लस बनाने पड़ेंगे। अब मैं ऐसे भी तो 2 प्लस बना सकता हूं भाई। यहां पर भी क्या दिख रहा है, ये प्लस कायरल एटम को रिप्रेजेंट करेगा, यहां भी। तो अब मुझे तो इन दोनों में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ऐसे ही अगर 3 हुए तो। लेकिन हमको ध्यान रखना है, जितने भी कायरल एटम हो, एक हो, देखो एक में हमें फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी कायरल एटम है, सभी कायरल एटम वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। ये दोनों सेम नहीं है, जब हम इसको 2D में पढ़ना सीखेंगे तो अंतर दिखेगा हमको, है ना। तो दे आर नॉट सेम। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। तो क्या है मेरा तीसरा पॉइंट, ऑल दी कायरल एटम्स, ऑल दी कायरल एटम should placed on vertical line, should placed on vertical line। तो ये जो मैंने आपसे बातें बोली ना बच्चों, ये तो मैंने आपको फिशर लिखने का सबसे बेसिक तरीका बताया। अभी फिशर को यूज करने का तरीका मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। तो फिशर के बारे में क्या क्या समझ में आया हमको, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है 3D मॉलिक्यूल का, पहला पॉइंट। दूसरा, जो कायरल एटम है वो प्लस से इंडिकेट करेंगे। तीसरा, अगर कायरल एटम ज्यादा हैं, 2 या 2 से ज्यादा, दे ऑल मस्ट बी प्लेस्ड इन द वर्टिकल लाइन, उनको हमें वर्टिकल लाइन में प्लेस करना है। और ये सेम नहीं है, ये अलग हैं, ये गलत है, ये सही है। ओके, चलिए अब इसके बाद में मैं आपको हर स्लाइड बाद में स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखा दूंगा, प्लीज। अब अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर से एग्जांपल लिया मैंने। बच्चों ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, यहां पर मैंने लिख दिया OH, यहां लिख दिया CH3, यहां लिख दिया CHO और यहां लिख दिया H। आप बोलोगे सर आप हर बार बदल देते हो, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, नए नए मॉलिक्यूल्स अगर लेंगे तो हमको समझने में ज्यादा आसानी होगी। चलिए अब अभी जो स्ट्रक्चर मेरा है उसके हिसाब से मेरा जो टर्न होगा वो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। ये है मेरे पास में, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, मेरे हिसाब से बात कर रहा हूं। ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा, ये मेरा राइट हैंड होगा, क्योंकि मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं। ऐसे घूमना पड़ेगा, दोनों आपके तरफ आना चाहिए ना। अगर मैं राइट में घूमूंगा तो दोनों बोर्ड के पीछे जाएंगे, मुझे आपके तरफ लाना है। और मैं इधर से क्यों खड़ा होकर देख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप है विद इन द प्लेन, एक तो वर्टिकल है और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में, तो ऐसा है ये, दे आर पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन। तो ऐसा है तो ऐसा घुमाना पड़ेगा। अगर मैं उल्टा बनाता और ऐसा होता तो फिर मैं इधर ऐसे रोटेट करता। ठीक है बच्चों, चलिए जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जो लाइनें विद इन द प्लेन की है और जो आगे और पीछे है, अब बताइए यहां पर कौन सा ग्रुप आएगा। इस जगह पर राइट में कौन सा ग्रुप लिखूंगा मैं, वेरी गुड, CHO, क्योंकि जो CHO है ये यहां है, अभी ऐसा है ना, ये CHO है, तो ये ऐसा करके राइट में जाएगा।
तो यहां मैंने CHO लिख दिया, यहां क्या आएगा H। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, किसी बच्चे ने OH भी लिख दिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी कुछ आगे और पीछे है, मतलब बोर्ड के आगे और बोर्ड के पीछे, वही हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं, है ना। अब क्या हुआ, CH3 और OH की बात करें तो CH3 हमारा क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, और OH हमारा यहां आ जाएगा। अब आपको मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। एक्चुअल में क्या है, जब तक हम 2-3-4 एग्जाम्पल नहीं कर लेते हैं तब तक हमें अपने डाउट्स बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज को पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद एप्लीकेशन में डाउट्स आने चाहिए। आप लोग क्या करते हो पता है, चीजों को सीखने के पहले डाउट जनरेट कर लेते हो, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उसको सीख ले तो आपको वो चीजें डाउट्स में आए नहीं, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। तो थोड़ा सा आपको जो है ना इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए। अब जो बच्चों ये जो मॉलिक्यूल हमने लिया है, अगर मान लो ये आपको ऐसा दिख रहा है, अब ये 3D में है, ऐसा दिख रहा है, 2 ग्रुप आपकी तरफ, 2 ग्रुप बोर्ड के पीछे। आई थिंक ये सबको फील हो रहा होगा। किसी ने ऐसा सोचा होगा सर ये बोर्ड में 2 आगे 1 पीछे, नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, ऐसा था ना, ऐसा कर दिया, तो 2 पूरी तरह से आपके तरफ, 2 बोर्ड के पीछे। अब फिशर में क्या होता है बच्चों, इसको ले जा करके, जैसा दिख रहा है ना, इसको ले जा करके प्लस बना दो, बोर्ड पे चिपका दो इसको। अब अगर मैं इसको चिपकाने जाऊंगा तो मेरा ये जो स्ट्रक्चर है ना टूट जाएगा, तो मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, लेकिन आप देखो दूर से आपको प्लस ही दिख रहा होगा, दूर से तो आपको प्लस ही दिख रहा है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्लस के फॉर्मेट में लिखते हैं। जो लाइन वर्टिकल है वो वर्टिकल रहेगी, जो लाइन बॉटम में है, टॉप में है, एज इट इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में जो लेफ्ट राइट है एज इट इज। मतलब एक तरह से जो हमने कंप्लीट वेज और कंप्लीट डैश जो बनाया है, इसी को आप प्लस में लिख दो। ये आपका फिशर फॉर्म हो गया। अब हमारे पास में जो समस्या है, यार सर ये मॉडल ऑर्डर हम थोड़ा सा जो है ना हटा दें, हम बिना मॉडल के बात करते हैं। हाँ मैं भी यही चाहता हूं, मैं भी यूज नहीं करना चाहता था, सिर्फ ये है कि वो किसी किसी को दिख नहीं रहा था ना, बोर्ड के प्लेन में है ऊपर नीचे, तो इसलिए दिखाना पड़ता है, बाकी मैं भी नहीं चाहता उसको यूज करूं। हम बिना मॉडल के बात करते हैं। अब मैं आपको इससे डायरेक्टली फिशर बनाना सिखाता हूं। क्या सिखाऊंगा मैं, बहुत ध्यान देना बच्चों, ये एग्जांपल समझ में आया तो इसके आगे के सब आ जाएंगे। इससे मैं आपको डायरेक्टली फिशर बनाना सिखाता हूं। ये बीच में जो बना है ना, इसको अवॉइड कर रहा हूं मैं। अब कैसे समझो, हमारे पास में जो ग्रुप इन द प्लेन है, हम अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा करें कि वो हमको दूर दिखे। मतलब ये दोनों जो हैं, इनका तिरछी पोजीशन, क्रॉस पोजीशन, इन दोनों की, इन दोनों से दूर। तो क्या मैं अपनी पोजीशन यहां पर मार्क कर सकता हूं बच्चों? ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा। जो लाइनें प्लेन में है, हमें वहां पर खड़े होना है कि वो दोनों प्लेन वाली जो लाइन है, प्लेन वाली, वो हमको हमसे दूर दिखे। दे मस्ट बी अवे। आपने देखा होगा जो प्लेन में थी उनको हमने बोर्ड के पीछे ले गए, मतलब हम यहां खड़े होकर के देख रहे हैं, तो लाइन विच आर इन द प्लेन आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो यहां पर मैं उसको सिंपल कर रहा हूं, बहुत सिंपल। यहां पर आप खड़े हो गए। अब आप जब खड़े होते हैं ना बच्चों, तो आपके मन में 2 डाउट आएंगे। कैसे कि सर हम ऐसे खड़े होकर के देखें, और अगर मान लो हम उल्टा हो जाए तो भाई, तो भी वो तो दूर तो है ना। हो सकता है कि बंदा ऐसा खड़ा हो, उसका चेहरा इधर हो और उसके पैर इधर हो सकता है वो ऐसा हो जाए, चेहरा इधर हो पैर इधर, दोनों पॉसिबिलिटी है। अरे सोचने में तो दोनों आ सकता है ना। आप क्या करो, आप खुद डिसाइड कर लो कि हम कैसे खड़े होंगे। मान लो मैं ऐसे खड़े होता हूं। अब इस एरो का मतलब समझते हो, इधर मेरे पैर है, इधर मेरा सिर है। आई थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब आपको क्या करना है, एक कायरल कार्बन है
जिधर आपका सिर है उधर वाला ग्रुप आप टॉप में ले लो, जिधर आपके पैर है उधर वाला आप बॉटम में ले लो। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें दिक्कत होगी। अगर कोई बोलेगा सर मैं उल्टा होकर के देखूंगा, देख ले भाई, अगर तू यहां पर सिर यहां पे रखता है तो ये टॉप में ले ले, उसको बॉटम में ले ले। सिर के तरफ जो है, सिर के तरफ जो है उसको टॉप में लेंगे और पैर के तरफ जो है बॉटम में लेंगे। वो अपन अलग अलग स्ट्रक्चर में भी एंगल चेंज करूंगा मैं, इसलिए बता रहा हूं। तो अब मैंने क्या करा, सिर के तरफ CH3 उसको मैंने टॉप में ले लिया, बॉटम के तरफ CHO उसको सॉरी OH उसको मैंने बॉटम में ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब जो दो लाइन आपके पास है CHO और H, अब आप यहां खड़े हो, CHO इधर है क्योंकि वो बोर्ड के बाहर है, H उधर है क्योंकि वो बोर्ड के पीछे है। तो मैं जैसे खड़ा हूं वैसे देखो, CHO मेरे राइट में है, H मेरे लेफ्ट में है, राइट में है लेफ्ट में है। क्या बोलते हो, ये ठीक है? बोर्ड के बाहर, यह हाथ मेरा बोर्ड के बाहर जा रहा है, अगर मैं बोर्ड की लाइन में खड़ा हूं तो ये बोर्ड के बाहर जा रहा है और ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये बोर्ड के बाहर ये बोर्ड के अंदर, कुछ नहीं करना है बच्चों, जैसा आपको दिख रहा है ना वैसा के वैसे ही आप इसको इधर प्लेस कर दो। तो ये आपको दिख रहा है राइट में, आप इसको राइट बना दो, ये आपको दिख रहा है लेफ्ट में, ये आप लेफ्ट बना दो। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका डायरेक्ट। देखो ये स्ट्रक्चर इससे पूरा का पूरा मैच कर रहा है। इसका मतलब समझते हो क्या? अब आपको बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। अब आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो फिशर स्ट्रक्चर, किससे? जो दिया हुआ है ओरिजिनल इससे। क्या ये कंफर्टेबल है? अपन आगे बढ़ सकते हैं अपन? चलिए, किसी को भी दिक्कत नहीं है? वेरी गुड बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, अगली स्लाइड पे आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तब आपको फील आएगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम भैया। आपको डायरेक्टली जो तरीका मैंने बताया है उसको यूज करना है बच्चों। उसके बेसिस पे ही मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें। अब देखो ये बच्चों, जो जो भी हम उल्टा सीधा तरीका यहां पे लगा सकते थे भाई, किसी भी एंगल में अगर मान लीजिए मुझे स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मैंने सबके हिसाब से यहां पर आपको पॉसिबिलिटी बता दी, क्योंकि 3D में आपको इतना ही अरेंजमेंट मिल सकता है। दूसरी बात, आपके पास में कॉपी है, आप कॉपी को जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं, तो आपको हमेशा इस टाइप का व्यू मिल सकता है। क्योंकि ये तो बोर्ड है मेरे पास, अब बोर्ड में जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है ये वाला, अब कॉपी में ऐसा स्ट्रक्चर बना, मैं कॉपी को ऐसे घुमा लूं और फिर उसको जज कर लूं, तो कॉपी में तो मेरे लिए बहुत आसान है यार बच्चों, ठीक है ना? सर इसकी स्टेप्स लिखवा दो, बेटा कोई भी चीज एक्सप्लेन करते उसकी स्टेप्स नहीं बनती है, या आपको खुद को मतलब अपनी ओन लैंग्वेज में एक आधी वर्ड लिख करके क्लियर कर लो, बाकी अपन इसको स्टेप्स नहीं बना सकते। ये समझने वाली चीजें हैं, ये अपने को फील करना पड़ेगी, है ना? हाँ, तो थोड़ा सा पॉइंट होते हैं वो मैं लिखवाऊंगा, जैसे इसके पहले मैंने 2-3 पॉइंट लिखे, अभी और पॉइंट लिखूंगा मैं, लेकिन जो स्टेप होती जो मैं करता हूं वो आपको नोट नहीं करवा सकते, वो आप अपने पॉइंट के हिसाब से कुछ लिख लीजिए, आपको उतना समझ में आ जाए। बाकी इतना सा ही कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो प्लेन में है उसके दूर से खड़े होकर के हमको देखना है, विद इन द प्लेन जो लाइन है वो हमको दूर दिखना चाहिए। और दूसरी बात, हम खड़े कैसे हो रहे हैं, सिर किधर है पैर किधर है, क्योंकि उसके हिसाब से टॉप और बॉटम डिसाइड होगा। इतना सा हमको ध्यान देना है। तो पहला चारों स्ट्रक्चर कर लीजिए आप फटाफट।
हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बार नहीं लिखना है एक ही चीज को बेटा, एक बार डन लिखोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। 2 और 3 को दोनों साइड से रोटेट कर सकते हैं, अभी अपन उसको अप्लाई करके देखेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं हम एप्लीकेशन पे। देखो बच्चों, मैंने आपको ये तो कभी बोला ही नहीं है कि आप जब खड़े होंगे तो सर किधर रखेंगे, पैर किधर रखेंगे। मैंने तो आपको ये बोला कि अब अगर मान लीजिए ये विद इन द प्लेन है, तो लॉजिकली मेरा जो एंगल बनता है वो यहां से बनता है, देखने का जो एंगल है मेरा यहां से बनता है। इस जगह से मैं देख रहा हूं, अब इस जगह से मैं देख रहा हूं, तो अभी जैसा मैं खड़ा हूं, मेरा सर ईटी की तरफ जा रहा है और मेरे पैर नीचे मतलब CH3 की तरफ जा रहे हैं। भाई जो चीजें आसान है उसके हिसाब से अपन फील करें ना, दिक्कत क्या है अपने को। तो ये जो विद इन द प्लेन है, ये दोनों ग्रुप आएंगे वर्टिकल पे, जो हमसे दूर है वो वर्टिकल पे आते हैं। वर्टिकल पे ऊपर कौन जाएगा, तो ऊपर जाएगा ईटी, नीचे आएगा CH3। अब इसके बाद में एक COH जो बोर्ड के पीछे है, मतलब मेरा राइट, क्योंकि मैं खड़ा हूं ना यहां पे, मैं देख रहा हूं, तो मेरा राइट, और जो H है वो बोर्ड के बाहर है, मतलब मेरा लेफ्ट। तो मैं यहां जैसा देख रहा हूं वैसा का वैसे मैं इधर, राइट और लेफ्ट, तो COH हो जाएगा मेरा इधर और H हो जाएगा मेरा इधर। अब आप चेक करके देखिए क्या हमारा यही जवाब है, आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों। इसमें गलती होने के चांसेस उसी बच्चे के होंगे जिसने सुना नहीं होगा या जो ध्यान नहीं दे रहा होगा, और मैं मानता हूं कि आप सब बैठ करके यहाँ पे सही तरह से चीजों को समझ रहे हैं, है ना। चलिए सेकंड वाले पे आते हैं बच्चों। अब सेकंड वाले पे मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अब ये तो ऐसा है यार बच्चों, तो ये तो देखो सीधी बात है, मैं चाहूं तो ऐसा लेट करके देखो तो Cl की तरफ से रह जाएगा, CH3 की तरफ पे रह जाएगा। मैं चाहूं तो ऐसे लेट के देखो। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा लेटोगे तो उससे फर्क पड़ेगा क्या, क्यों नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लेटूंगा तो राइट और लेफ्ट, और अगर मैं ऐसा लेटता हूं तो राइट और लेफ्ट, फर्क तो पड़ेगा, सही है ना बच्चों। तो अगर मान लीजिए टॉप बॉटम चेंज होंगे तो हॉरिजॉन्टल भी चेंज होंगे, क्या बोलते हो, सीधी बात है यार ये तो। चलिए तो अपन एक काम करते हैं, इधर से देखते हैं, इधर Cl को देखा, मतलब इधर से ऐसे लेटे हुए हैं, Cl ऊपर आ गया, CH3 नीचे आ गया। अब इसके बाद में देखिए, क्योंकि मैं सिर इधर है मेरा, ऐसे लेटा हूं, तो इधर बोर्ड के बाहर मेरा लेफ्ट हैंड है और बोर्ड के अंदर मेरा जो है वो D है। अब यहां से देख रहा हूं तो ऐसे ऐसे के ऐसे मैं अपने आप को टर्न करूंगा बोर्ड की तरफ, तो बोर्ड की तरफ जब टर्न करूंगा तो ये मेरा D इधर आएगा और ये मेरा CH2OH इधर आएगा। तो बच्चा बोलता सर इधर से देखते तो क्या फर्क पड़ता, पड़ता है ना, बाहर बोर्ड के अंदर CH2OH होता, D बोर्ड के अंदर होता, मैं बोर्ड की तरफ शिफ्ट होता तो इधर मेरा CH2OH आता, इधर मेरा D आता, लेकिन ये दोनों भी बदल जाते हैं। आई थिंक एकदम क्लियर है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। चलिए अगला वाला ले लेते हैं। अगले वाले में देखो बच्चों, तुम्हारे लिए तो एक और आसान बात बता रहा हूं मैं, जैसे मैं तो बोर्ड है तो घुमा नहीं सकता, तुम तो कॉपी घुमाओ ना, अरे बात समझ में, तुम तो कॉपी घुमाओ ना, दिक्कत क्या है, कॉपी घुमा करके ऐसा या ऐसा स्ट्रक्चर देख लो जो आसानी से अपने को दिख रहा हो। अपने हाथ में तो कॉपी रोटेट कर सकते हैं, सबके 2 हो सकते हैं, अरे बहुत सारे होंगे भाई। बेटा 10-12 बार लिखने का मतलब नहीं है प्रियांश, एक बार लिखेगा मेरे को समझ में आएगा जो पढ़ना है। और मैं एक मॉलिक्यूल को बहुत सारे तरीके से देख सकता हूं, इधर देख जरा, ये ले, ये मॉलिक्यूल है मेरा 3D में, तेरे तरफ कौन है अभी, व्हाइट, अब कौन है पर्पल, अब कौन है ग्रीन, अब कौन है ऑरेंज, क्यों नहीं हो सकते, लेकिन ये अलग थोड़ी ना है, अरे ये अलग थोड़ी ना, ये एक ही तो है, उसको मैं अलग अलग एंगल से देख रहा हूं। तो यहां मैंने क्या बोला, एंगल ही तो चेंज कर रहा हूं मैं, उधर से देख रहा हूं कि इधर से देख रहा हूं, तो एंगल चेंज करूंगा तो दिखने का व्यू तो चेंज होगा ना। एक बात बता, अभी अपन इसको ऐसे रखते चल, तुम्हारे तरफ कौन है अकॉर्डिंग टू यू, आपके तरफ कौन सा ग्रुप है, पर्पल वाला, मेरे तरफ कौन सा है, व्हाइट वाला। मेरे से पूछेगा कि फ्रंट क्या है, व्हाइट, तुमसे पूछेगा फ्रंट क्या है, पर्पल। क्या ये 2 मॉलिक्यूल है क्या, अरे ये 2 मॉलिक्यूल है क्या, नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है भाई, हाथ में लेके देखो, इधर से उधर एक ही तो चीज है। मैं उसी को, कोई ऐसा इधर से देख रहा है, कोई इस साइड से खड़े होकर के, उसको क्या दिख रहा है, ऑरेंज,
कोई इधर खड़ा होकर देख रहा है, उसको क्या दिख रहा है? ग्रीन। व्यू चेंज होगा। तो व्यू चेंज करने पे आपको अलग अलग चीज दिखेगी, लेकिन वो स्ट्रक्चर एक ही है। सर वो कैसे कंफर्म होगा? बेटा वहां तक धीरे धीरे आ रहे हैं अभी हम। चलिए इसका फीचर बनाते हैं। किधर से देखना चाहोगे? ऐसे खड़े होकर के देख लें? ऐसे खड़े होकर के मतलब ऐसे लेट करके, तो CHO टॉप में, COH बॉटम में। अब ऐसे तो मेरा जो कौन H मेरा राइट में है और OH मेरा लेफ्ट में है, लेकिन मुझे अपने आप को इससे कैसे टर्न करना है? बोर्ड की तरफ। जैसे ही मैं बोर्ड की तरफ जाऊंगा तो मेरा ये क्या था? H, और H यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा। शायद आप लोगों का आंसर मैच कर रहा होगा। CH3 को ऊपर लिख करके बना दीजिए प्लीज। चल कोई बना देता हूं भाई। CH3 ऊपर कब दिखेगा? जब मैं इधर से देख रहा हूं। तो इधर से देखने का मतलब है कि मुझे ऐसे लेटना पड़ेगा। अब ऐसे लेटना पड़ेगा तो CH3 आ गया मेरा सिर के तरफ और Cl आ गया मेरा पैर के तरफ। अब इसके बाद में ये हाथ मेरा क्या है? CH2H, और ये हाथ मेरा क्या है? D, और ये क्या है? CH2H। अब देखो इधर, तो CH2H यहां आएगा और D यहां आएगा। कहां दिक्कत है? सर ये दोनों अलग दिख रहे हैं। दिख रहे हैं, है नहीं, ये दोनों सेम हैं। अरे बात समझ में? इसके लिए अभी मैं तरीका बताऊंगा। यस। अब इसके बाद में इस वाले में आते हैं। इस वाले में देखने का एंगल, अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये तो प्लेन में ऐसा दिख रहा है। मैं यहां से देख लूं, CHO टॉप में, OH नीचे। CHO टॉप में, OH नीचे। अब जब ऐसा देख रहा हूं तो ET मेरा इधर है बाहर बोर्ड के, मतलब लेफ्ट हैंड, और H मेरा बोर्ड के पीछे मतलब राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोर्ड की तरफ जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? ये बोलिए, जो ET था मेरा वो लेफ्ट हैंड था, तो ये ET इधर आ गया और H मेरा जो है वो राइट में आ गया। चलिए थर्ड वाला समझ में नहीं आया, उसमें CHO ऊपर क्यों हुआ? CHO ऊपर इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं यहां से देख रहा हूं ना, चल यहां बना देता हूं, तो इधर मेरा सिर है, इधर मेरा पैर है। इस हिसाब से मैंने देख करके बनाया, ऐसा ऊपर से लेट करके। थर्ड क्वेश्चन में CH ऊपर बना दीजिए। बेटा रुक जा, अभी मैं ना बहुत सारे केसेस ले रहा हूं। अरे बात समझ में? यार अब तूने बोल दिया है ना, एक्चुअल में क्या होता है पता है? मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं बताऊंगा तो तू पता नहीं क्या दिक्कत फील करने लग जाएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर मान लो मैं बताऊंगा ना, तो कभी भी अपन आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ये ले, अब इधर से देख, किसको देख रहा है तो? तेरे सिर की तरफ कौन सा ग्रुप है? जिसने पूछा थर्ड वाला बना दीजिए सर, ऊपर बना दीजिए। बताओ भाई शर्मा जी। हाँ, तो तेरा CH ऊपर आएगा, CH ऊपर आएगा तो CHO नीचे हो जाएगा। अब जब तू ऐसा लेटा हुआ है तो H तेरा लेफ्ट हैंड पे है और OS तेरा राइट हैंड पे है। अब लेफ्ट और राइट को ऐसे करके तू बोर्ड की तरफ टर्न ले, तो OH इधर और H इधर। ये सिर्फ तुम लोगों को लग रहा है बेटा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी इनको चेंज करना भी सिखा रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या है, कोई मेरे से पूछे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कोई मेरे से पूछे कि इसका ये फिशर है क्या? है। इसका ये भी फिशर है, ये भी फिशर है। हाँ फिशर है। फिशर इज जस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन, तो दोनों ही फिशर है। इसका ये फिशर है, बिल्कुल है सर। इसके ये दोनों फिशर है, हाँ है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, मैं ये इसके लिए भी है और ये है ना, हाँ नहीं तो गड़बड़ मत कर देना। ये वाला इसके लिए है ना ये, और ये दोनों इसके हैं, एक ये और एक ये। तो ये तो फिशर है, लेकिन अब पता है बीच बीच में एक नई चीज आएगी, आइडियल फिशर।
आइडियल फिशर। अब ये आइडियल फिशर क्या चीज है सर? आइडियल फिशर की आवश्यकता अरे 100% है। क्या होता है, अब हम लोग आते हैं यहां पे आइडियल फिशर पे। आइडियल फिशर ये बोलता है कि जब भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्या बोला मैंने? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे पता चलेगी? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन should be placed on vertical line should be placed on vertical line। सर ये कौन सी कहानी है भाई? ये इसका यूज बताऊंगा ना। अभी अपन जो बना रहे थे ना उसमें थी वो लाइन है, सब वो सब बता रहा हूं अभी मैं। अभी पहले पॉइंट पे ध्यान दो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी प्लेस्ड इन वर्टिकल लाइन। तो अब मुझे क्या ध्यान रखना है, वो जो कंपाउंड है ना उसमें नंबरिंग भी करना 1 2 3 4 5 6 7, और वो जो 1 2 3 4 5 6 7 वाली जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी उसको मुझे वर्टिकल पे रखना होगा। और अगर नहीं है तो उसको चेंज करेंगे अपन। अभी बताता हूं कैसे चेंज करते हैं। दूसरा पॉइंट, अब आपको पता है कि जो फिशर स्ट्रक्चर है वो आपका प्लस है। तो वो जो प्लस है ना बच्चों, मतलब जैसे अपन ले लेते हैं ये एग्जांपल, जैसे ये मान लीजिए ये है, यहां पे मैंने प्लस भी बना रखे वैसे अगर दिख रहे हैं आपको तो ये जो प्लस है ना, ये 2 प्लस है, 2 वाला भी बाद में आएंगे, अपन सिंगल वाले पे बात कर रहे हैं। तो ये जो है ना, तो अब कोई बोलेगा सर देखिए ऐसा प्लस है तो मैं ऐसा घुमा सकता हूं, मैं ऐसा घुमा सकता हूं, मैं ऐसा घुमा सकता हूं। सर मैं ऐसा घुमा सकता हूं, है ना? सर ये ऐसा है तो मैं ऐसा भी तो घुमा सकता हूं। नहीं, यह गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको मालूम 2D, मैंने क्या बोला था, फिशर के अंदर 2D रिप्रेजेंटेशन। अब मॉलिक्यूल ओरिजिनली 3D है, हम उसको 2D में दिखा रहे हैं। तो 2D में जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना तो हमारे पास रूल फिक्स हो जाएंगे, उन रूल्स को ही फॉलो करना हमें पड़ेगा यहां पर। तो वो रूल्स में एक इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप उस प्लस को अगर घुमाना चाहें तो यू कैन रोटेट इट बाय 180 डिग्री, but you cannot rotate it by 90 or 270। अगला पॉइंट सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल में आएगा, सिर्फ सुनना। अरे बात समझ में? क्या बोला हमने? ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 90 या 270 से नहीं घुमाना है। जो प्लस है उसको आप रोटेट कर सकते हो बाय 180 ओनली विद इन द प्लेन, विद इन द प्लेन। तो Fisher structure can be rotated by 180 डिग्री। यहां लिख रहा हूं मैं, नॉट 90 डिग्री और 270 डिग्री, विद इन द प्लेन। 180 डिग्री से हम उसको रोटेट कर सकते हैं, 90 और उससे नहीं कर सकते। देखो अब यहां में केस लेते हैं, ए बी सी डी। ये मान लीजिए मेरे पास स्ट्रक्चर है, किसी ने बोला सर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं 90 डिग्री से। अब बताओ 90 डिग्री से जब आप इसको रोटेट करोगे तो प्लस ही रहेगा, चेंज क्या आएगा, ए बी की जगह जाएगा, बी सी की जगह जाएगा, सी डी की जगह जाएगा, डी ए की जगह जाएगा। क्या हो गया यहां पे, यहां डी हो गया, यहां ए हो गया, यहां बी हो गया, यहां सी हो गया, है ना बच्चों? तो ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन हमारा 90 है। तो अब सुनना, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर डिफरेंट।
ये और ये अलग है, मतलब ये मैंने मॉलिक्यूल ही बदल दिया, कंपाउंड ही बदल दिया। तो 90 डिग्री रोटेशन इट इज, क्या बोलूंगा मैं, नॉट अलाउड, इसको हम अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर मान लो मैं 270 करना चाहूं तो 270 में क्या होगा, इधर से 270 करो या उल्टा 90 कर लो, तो ये ए हो जाएगा, यहां डी हो जाएगा, यहां सी और यहां बी, वो भी हम लोग परमिट नहीं करेंगे क्योंकि वो चेंज हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होगा बच्चों, आई थिंक 180 का तो सिंपल है, ये अपोजिट हो जाएंगे, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा सी, यहां हो जाएगा ए, यहां से बी आ जाएगा, डी आ जाएगा यहां पे और बी आ जाएगा यहां पे 180 में। अब पता है ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। आप बोलोगे नहीं सर ये हमको आइडेंटिकल नहीं दिख रहे हैं, फिर बोलूंगा मैं आपको दिख नहीं रहे क्योंकि इसको देखने का एंगल अलग है और इसको देखने का एंगल अलग है, व्यू अलग अलग जगह से बन रहा है। जो मैंने अभी आपको 3D के अंदर बताया था कि जो आपके तरफ ग्रीन है वो मेरे से दूर जा रहा है, जो मेरे तरफ ऑरेंज है वो आपसे दूर दिख रहा है, तो व्यू अलग है पर मॉलिक्यूल दोनों के लिए कॉमन है ना, आप भी उसी को देख रहे हो, मैं भी उसी को देख रहा हूं। तो यहां पर ये दोनों चीजें सेम है, इसलिए हम अगर चाहें तो इसको 180 पे रोटेट कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, इसको ध्यान दो जरा, अगर मैं इसको 180 पे घुमाता तो ये बनता क्या, बोलो दिख रहा है ना, तो आराम से। अब बताओ इसी से ये बनाया, इसी से ये बनाया, दोनों एक ही चीज से तो बनाई है। तभी तो मैंने बोला था कि थोड़ा वेट करो तो तुमको अपने आप चीजें फील होने लग जाएगी कि ऐसे लेट के स्ट्रक्चर बनाओ या ऐसे लेट के स्ट्रक्चर बनाओ, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, दोनों के दोनों एक ही चीज है, सिर्फ उसका व्यू अलग अलग है। ओके चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला जो पॉइंट है यहां पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या बोला, आइडियल फिशर में, आइडियल फिशर में क्या बोला कि जो कार्बन की चेन है वो वर्टिकल पे होना चाहिए। आपको पता है कार्बन की चेन की जब हम नंबरिंग करते हैं, कार्बन की चेन की जब नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग का रूल तो आई थिंक क्लियर ही होगा आईयूपीएसी के हिसाब से, मोस्ट प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन नंबर 1, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले को नंबर 1 मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को नंबर मिनिमम देंगे, तो वही बात है यहां पर भी। तो हमारे लिए क्या करना है कि जो प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप, इसको मैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकता हूं बच्चों, और या कभी कभी बोलते हैं दी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। अब जैसे क्या होता है CHO है और COH है, तो COH ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन है, CHO है और CH3 है तो CH3 से CHO ज्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन है। ऑक्सीडाइज का मतलब वही ऑक्सीडेशन नंबर वाला, रेडॉक्स वाला, या तो उससे दिमाग लगा लो या अपन जो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो अपने को सबको याद ही होगा आईयूपीएसी, उससे दिमाग लगा लो। प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप और मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप, should be placed at top। इसका मतलब यह हुआ, अब मैं थोड़ा सा वापस से बैक जाना चाहूंगा, इसका मतलब यह हुआ कि यार ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसका स्ट्रक्चर कहां बनाया है, ये इसका, हाँ, अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है इस स्ट्रक्चर में आप देखो कि ये फिशर तो है, जो बोर्ड पे मैं आपको दिखा रहा हूं ये फिशर तो है बच्चों, पर ये आइडियल नहीं है। क्या बोलते हो, ये फिशर है लेकिन ये आइडियल फिशर नहीं है। सर फिशर क्यों और आइडियल फिशर क्यों, यार बच्चों जरूरत पड़ती है, प्लीज उस पर दिमाग नहीं लगाना, आइडियल फिशर की हमको जरूरत पड़ती है। मेरा क्वेश्चन है ये आइडियल फिशर नहीं है, तुम बोलोगे सर क्यों, बताता हूं।
इसको 90 से घुमाना पड़ेगा भाई, मतलब 90 डिग्री से नहीं घुमा सकते हैं। अभी मैंने बना किया था 90 डिग्री से घुमाने का। अपने मन से मत बनाओ कंसेप्ट यार बच्चों, मेरी बात सुनते रहो। 90 डिग्री से रोटेट करने के लिए मना किया है मैंने, प्लीज इस टाइप की गलती नहीं करोगे। वो मैं कैसे लाना है वो बताऊंगा ना मैं। अरे बात समझ में, जब अपन ने बोला 180 मतलब 180 रोटेशन, 90 नहीं। हाँ अब देखो, इसमें जब आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हो बच्चों, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे? तो नियम से तो ये होता है, यहां कर लो यहां कर लो, एक ही बात है। COH शुड गेट नंबर 1, 2 इसको मिलेगा। अब चेन तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे, इधर इथाइल है 4 की चेन मिलेगी, इधर जाएंगे तो 3 की मिलेगी। तो 1 2 3 4, इथाइल के अंदर 2 कार्बन है ना। तो यहां से लेकर के यहां, तो पता है आपको जो वर्टिकल लाइन है ना, उस पे आपको COH और ET को लाना है वर्टिकल पे, और उसमें भी COH को टॉप में लाना है। नहीं आया भाई, कैसे आया उसका मत लोड लो, मैं जो बोल रहा हूं ये समझ में आया कि नहीं? कैसे आएगा वो मत जाओ। अभी मैंने क्या बोला, तुम लोग क्या करते हो हमेशा जो है ना, आगे का सोचने में ज्यादा दिमाग लगाते हो। 90 डिग्री रोटेट करने पर स्ट्रक्चर बदल जाता है, मुझे स्ट्रक्चर को नहीं बदलना है, इसलिए 90 डिग्री नहीं करेंगे। लिख लो कहीं पर, 90 डिग्री करने पर स्ट्रक्चर बदल जाता है, और मुझे मेरा कंपाउंड वही रखना है। आई कैन नॉट चेंज द कंपाउंड। ऐसे तो तुम बोलोगे सर मैं COH हटा करके यहां पे कुछ और लिख दूं ना Cl, ऐसा थोड़ी होता है बच्चों। कंपाउंड जो दिया है उसी कंपाउंड की बात होगी। ओके, पता है तुम लोग आंसर लाने के चक्कर में अपने कंसेप्ट को मॉडिफाई कर रहे हो, जबकि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आगे क्या करना है। अभी वहां तक नहीं गए अपन। तो COH को कहां लाना है? मुझे टॉप में लाना है। ET को कहां लाना है? यहां लाना है। अब देखो, रोटेशन वाला कंसेप्ट तो यहां एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि रोटेशन तो 180 कर सकता हूं मैं, 180 यहां पे करेंगे नहीं। 180 करने पर COH टॉप में थोड़ी आएगा। तो अगला जो पॉइंट है ना, उस पर आता हूं। अगला पॉइंट यह बोलता है बच्चों कि किसी भी कायरल एटम पे हम लोग 2 ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी कायरल एटम पे हम 2 ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बट वो जो एक्सचेंज है वो आपको इवन टाइम करना पड़ेगा। मतलब या तो एक्सचेंज करेंगे आप 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, इवन टाइम एक्सचेंज किसी भी एक कायरल एटम पे। तो एट एनी कायरल एटम even number of exchange are allowed। इवन एक्सचेंज कर सकते हो। सर इससे क्या होगा? इससे आपका स्ट्रक्चर कंपाउंड चेंज नहीं होगा। अरे बात समझ में, यहां क्या लिखा मैंने? प्रिफर्ड फंक्शनल ग्रुप F.G, functional group, preferred functional group or most oxidized carbon should be placed at the top, and at any chiral atom even number of exchange are allowed। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। चलिए, सेम कंपाउंड ले रहा हूं मैं जो मैंने पहले लिया। सबसे पहले बताओ मेरा टारगेट क्या है? COH को मुझे टॉप में लाना है। एक टारगेट डिसाइड कर लो पहले। अगर हम इसको टॉप में लेके आते हैं, आइडियल बनाना है ना, अभी ये नॉर्मल फीचर है, इसका आइडियल फीचर बनाना है। तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दें। सर इससे हमारा एक पर्पस तो सॉल्व हो गया ना। ये हमने, दिस इज फर्स्ट एक्सचेंज। एक्सचेंज मेरे को कितनी बार करना है? 2 बार करना है। क्या कर रहा हूं मैं? ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर रहा हूं, और ऐसे मुझे 2 एक्सचेंज करना है उसी कार्बन पे। तो मैंने इस कार्बन पे लगे हुए 4 ग्रुप में से इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया। अब ये जो नया स्ट्रक्चर मैंने बनाया है,
इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे बताइए, एक और एक्सचेंज मुझे यहां करना पड़ेगा। अब पता है आपको, मैं एक एक्सचेंज मेरा मन हो उसका कर सकता हूं, लेकिन इसको अगर मैं एक्सचेंज में यूज करूंगा तो मेरा स्ट्रक्चर फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको तो मुझे टॉप में रखना था और अगला टारगेट मेरा क्या था, ईटी को मेरे को बॉटम में लाना था। तो मुझे अब ईटी और CS3 को एक्सचेंज करना चाहिए नियम से। तो अगर मैंने इन दोनों को एक्सचेंज किया तो मेरा अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा भैया, ओरिजिनल कंपाउंड दिस वन एंड फाइनल स्ट्रक्चर दिस वन आर आइडेंटिकल। मतलब मैं कायरल एटम पे इस टाइप से एक्सचेंज कर सकता हूं। ये मेरा फिशर स्ट्रक्चर में एक्सचेंज करने के तरीके हैं। सोचो यही काम मेरे को 3D में करना होता अगर मान लो, चलो तुम्हारे सामने मॉडल है, फिर से देखो इधर, ये व्हाइट को मैंने होल्ड कर लिया। मुझे अगर मान लो इसको 3D में करना होता, ग्रीन आपकी तरफ है, अगर ऑरेंज आपकी तरफ लाना है तो क्या करूं, देखो इधर, ये लो क्या करा, घुमा दिया। ये 3D है, लेकिन ये क्या है, ये 2D है। तो 2D में मेरे को जो है थोड़ा सा कुछ पॉइंट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए कुछ ऐसा करता हूं जिससे कि मेरा स्ट्रक्चर ही बदल जाए, कंपाउंड ही चेंज हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा। अब यार बच्चों, मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट और यहां पर है कि ये जो मैंने 2 बार एक्सचेंज किया है, इस 2 बार एक्सचेंज को मैं कोई शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर सकता हूं क्या? इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है यार, ये तो जो है ना, मतलब ये 90 डिग्री पे जो उलझे हुए हैं, आप 90 डिग्री पे अप्लाई करो बच्चों। जिनको 90 डिग्री पसंद है ना, अप्लाई करो। जब आप गलत होगे ना तभी आपको समझ में आएगी। आप जो है ना 90 में आपको मना कर चुका हूं, 90 to 70 आपके अभी एक कायरल कार्बन है, बहुत सारे कायरल एटम बनाऊंगा मैं, 2-2 3-3 वाले स्ट्रक्चर भी आएंगे। आप समझ नहीं रहे हो सर, ये दोनों आइडेंटिकल कैसे हैं? इन दोनों का अगर 3D व्यू बनाएंगे ना अपन तो सेम 3D व्यू बनेगा, इसलिए दोनों आइडेंटिकल हैं। अब इसको देखने का तरीका आगे आएगा अभी हमारा। इस स्ट्रक्चर में मैं क्या कर सकता हूं, देखो मुझे क्या क्या करना है। मुझे COH को यहां लाना है, ET को यहां लाना है। पता है इवन एक्सचेंज का एक और मतलब है, 3 ग्रुप को आपस में बदल दो, उसको इवन एक्सचेंज बोल सकते हैं अपन। क्या बोला मैंने? 3 ग्रुप को, एटम को आपस में बदल दो, आपस में बोला मैंने, तीनों को एक दूसरे के साथ, दैट इज इक्वल टू इवन एक्सचेंज। कैसे? इधर देखो, मुझे इसको छेड़ना नहीं है, ये मुझे यहां लाना है, ये मुझे यहां लाना है, तो ये अपने आप छिड़ जाएगा। तो मैंने क्या करा बच्चों, इसको यहां ले गया, इस वाले को उठा के यहां ले आया, और इस वाले को उठा करके मैं यहां ले गया। देखो तो जरा फाइनल जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है क्या? H को मैंने डिस्टर्ब ही नहीं किया, COH को यहां ले गया, ET को यहां लेके आया, CH3 को यहां ले गया। क्या बोलते हो? आ रही बात समझ में? तो अगर कोई मुझे फिशर दिया हुआ है और आइडियल फिशर बनाना है, फिशर दिया है और आइडियल बनाना है, तो बताओ क्या करेंगे? फिशर दिया और आइडियल बनाना तो क्या करेंगे? या तो 2 बार एक्सचेंज करो, मतलब इवन टाइम, दो नहीं बोलूंगा, 2 4 6 जो भी, या तो इवन टाइम एक्सचेंज करो, या 3 ग्रुप को आपस में। अब आप बोलोगे सर ये वाली ट्रिक ज्यादा आसान है क्या? हाँ, जब आप क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा आसान पता है क्यों? एक तो 2 बार लिखना पड़ता है, और बहुत बार लिखने में भी हम गलती कर देते हैं, तो ये एक ही स्टेप का काम है, तो ये ज्यादा आसान है आगे के लिए। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक ऊपर वाला तरीका लगाएंगे भैया, ताकि हम कोई गड़बड़ ना करें। ये देखो, ये ओरिजिनल है, ये उसकी ट्रिक बना दी हमने, थोड़ा शॉर्ट टाइम में हो जाए। यस, चलिए आगे आते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं, आप ही लोगों से करवाऊंगा मैं।
पहले आपको क्या करना है, मैं जो स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, पहले इसका आपको नॉर्मल फिशर बनाना है। पहले इसका नॉर्मल फिशर बनाना है और इस नॉर्मल फिशर का फिर आइडियल फिशर बनाना है। चारों ग्रुप को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आइडियल बनाने में हमको कुछ चीजों को कहीं पर लाना रहेगी, तो इसलिए चारों को एक्सचेंज करने का मतलब नहीं है। जो हमारी रिक्वायरमेंट में फिट होंगे उनको एक्सचेंज करना है, जिनसे हमारा पर्पस सॉल्व होगा ना उन पे हमको एक्सचेंज करना है, क्योंकि जो हमारे पर्पस में नहीं है उसको जबरदस्ती क्यों उठाएंगे हम। चलिए ट्राई करिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपस में बदल सकते हैं, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 को एक्सचेंज करना है तो क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, दोनों चलेगा 100%। जैसे ही आप लोगों का हो जाए बताना मेरे को। क्या होता है, जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल दिया रहता है ना बच्चों, डायरेक्टली आप आइडियल पे मत जाना, पहले आप उसको जो दिया है उसका पहले फिशर बनाओ, फिर उसका आइडियल बनाओ। कुछ नहीं आ रहा है समझ में आइडियल फिशर? अरे भाई मयंक, आइडियल फिशर के लिए मैंने जो पॉइंट बोला बेटा उसको दिमाग में रख यार। तेरे को आईयूपीएससी आता है कि नहीं? तेरे को आईयूपीएससी आता है या नहीं आता है? आता है तो बस, तो फिर जब तू इसको नंबरिंग करेगा तो 1 2 3 4 वाली लाइन को वर्टिकल पे ले आ, ये आइडियल फिशर होता है। चलो पहले इसका फिशर बनाते हैं। यहां से खड़े होकर देख रहा हूं, इधर से दिख रहा है क्या? इधर से खड़े होकर देख रहा हूं, टॉप कौन है? CS3, बॉटम कौन है? ET। CS3 ET, यहां से खड़े होके। फिर CHO किधर है? बाहर, बाहर मतलब मेरा राइट। CH2H का है प्लेन के अंदर, अंदर मतलब मेरा लेफ्ट। अब लेफ्ट राइट को लेकर के मैं ऐसे आया, इधर घूम जाओ बोर्ड की तरफ, अरे बस समझ में। तो ये हो गया CHO और ये हो गया CH2OH। इतना आया कि नहीं? इतना आना चाहिए, ठीक है। चलो, नहीं देखो समस्या एक्चुअल में क्या होता है पता है, जहां से समस्या है ना वहां से अपन मेहनत करें, इतना तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैं बोलता हूं किसी भी बच्चे से यार इसमें आईयूपीएससी के लिए नंबरिंग करो, चलो अब बताओ नंबर 1 किसको मिलेगा? नंबर 1 कहां से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा? नंबर 1 किसको मिलेगा? CHO वाले कार्बन को मिलेगा। और आगे कार्बन चेन कितने की है? कार्बन चेन कितने की है? 3 की। कोई 4 लिख रहा है, इधर देखो, यहां CHO है नहीं, ET है, हाँ करेक्ट, 4 लिख रहा है। तो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन 4 पे जाएंगे, 3 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस ग्रुप को प्रायोरिटी देने के बाद में इसका कोई मतलब नहीं, ये ब्रांच है। तो यहां पे जाएंगे 1 2 3, तो 3 की चेन है, और यहां जाएंगे 1 2 3 4, 4 की चेन है, तो 4 की चेन हो गई। इसका मतलब बताओ करना क्या मुझे? इसको मेरे को टॉप में लाना है और ये तो मेरा बॉटम ही रहेगा। अब बच्चों मुझे बताओ, जिसको मेरे को बॉटम में लाना है वो बॉटम में है, चलो छोड़ दो। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे इस CHO को यहां ले जाना है। अगर मैं इस CHO को यहां ले जाता हूं, मुझे इवन एक्सचेंज करना है, इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं अपन। पहले CHO को मैंने ले गया टॉप में, CH3 को लेके आ गया यहां। अभी ये मेरा एक्सचेंज एक बार हुआ है, प्लीज ध्यान देना, ये मेरा एक बार एक्सचेंज हुआ है, दिस इज 1 टाइम। लेकिन नियम क्या बोलता है? एक और बार करना है। अब एक और बार करना है तो देखो, इसको टॉप पर इसको बॉटम में तो लाना ही था मुझे, इनको मैं क्यों छोड़ूंगा भैया? इन दोनों को एक बार एक्सचेंज कर देता हूं मैं, क्योंकि मेरे को तो पूरा करना है मेरा काम इवन एक्सचेंज वाला। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक बार एक्सचेंज कर दो तो CH3 आ जाएगा इधर और CH2OH आ जाएगा इधर। बोलो बच्चों,
अभी भी नहीं आया समझ में? वेज डैश से सीधे आइडियल फिशर भी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, लेकिन वही है कि उसके लिए आपका बहुत ज्यादा 3D का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका 3D का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं तो गलती करोगे। तो मैंने आपको जो तरीका बताया, जो दिख रहा है उससे ये आसानी से बन रहा है, और इससे फिर ये, अब सर इसमें 2 स्टेप लगी। अरे भाई तो सीधा बताता हूं ना, ये देख, एक काम करो ना यार, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं बच्चों, इसको हटा रहा हूं। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था, 3 ग्रुप को आपस में, तो देखो इसको मुझे यहां लाना है, इसको यहां ले आता हूं और इस वाले को यहां ले जाता हूं, ये लो, हो गया इवन एक्सचेंज। 3 को आपस में घुमाना। सर इसको क्यों नहीं घुमाया? अरे भैया वो तो मुझे वही चाहिए ना, तो जिसको जहां रखना है अगर वो वहां है तो उसको क्यों डिस्टर्ब करूंगा मैं? तो अब क्या हो जाएगा, देखो इधर ईटी को यही रहने दो, CHO यहां आ जाएगा, यहां का जो CH3 है वो यहां आ जाएगा, और यहां का जो CH2OH है वो यहां आ जाएगा। अब बताओ ये बना और ये बना, अंतर क्या है? आ रही बात समझ में? तो हमें यहां पर किसी को भी किसी पोजीशन पर फिक्स करना है, तो उसकी हमको रिक्वायरमेंट पूरी करना है। अब यहां पे मुझे एक को ही छेड़ना था, पर एक नहीं, वो 3 आपस में छिड़ेंगे, लेकिन कौन से 3? तो जिसको मुझे जहां चाहिए वहां छोड़ दो, बाकी 3 को घुमा दो। कोई भी 3 हो सकते हैं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा आइडियल की रिक्वायरमेंट पूरी होना चाहिए। ओके चलिए, तो ये बेसिकली आपको मैंने क्या बताया, आइडियल फिशर बनाने का तरीका क्या है, मतलब फिशर कैसे बनाते हैं और आइडियल फिशर कैसे बनाते हैं। अब बच्चों ये तो एक कायरल एटम है, अभी फिशर की समस्या आपकी जो है ना, अगर है तो अपन और बात करेंगे, अभी चिंता मत करो। एक से ज्यादा भी तो कायरल हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा अगर मान लो कायरल हुए तब क्या होगा? अरे तो उसके लिए भी अपने पास तरीके हैं यार। दूसरी बात, मैंने आपको 4 नाम बताए थे, उसमें से न्यूमेन और सॉहर्स, ये 11वीं में आपने नाम सुने होंगे, उनको भी हम लोग जो है यूज करेंगे अभी। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग अगर चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको करके दे देता हूं सब, फटाफट आप लोग जो है इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये पहली स्लाइड है आपकी, 10-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। यस, सेकंड पे आते हैं। सेकंड ये है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड ये है, थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ ये है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ ये है। थर्ड वाला फिर से बोल रहा है कोई बच्चा, चलो एक बार फिर से ले लो थर्ड वाला। हो गया। चलिए इसके बाद में फिफ्थ तक हो गए थे ना, सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स का फोटो लो। सर एक मॉडल के 2 ही फिशर, बेटा देखने का तरीका है, कितने भी व्यू से देख सकते हैं अपन, प्लीज, है ना, ऐसा नहीं है फिशर एक ही बनेगा। अरे बात समझ में, एक कंपाउंड का एक ही फिशर होता है और दूसरा फिशर उसका इडेंशियोमर होता है, लेकिन हम उसको देखते किसी भी एंगल से हैं तो वो अलग अलग दिखते हैं, हमको होता एक ही है वो। चलिए सिक्स्थ के बाद में हम आते हैं नेक्स्ट सेवंथ वाले पे। सेवंथ का फोटो ले लीजिए पहले आप। सेवंथ हो गया। एट्थ वाले पे आ जाते हैं, एट्थ का फोटो ले लीजिए। सेकंड वाली एक बार फिर से, 2 मिनट बेटा। चलिए इसके बाद में फिर ये आ जाते हैं नाइन्थ वाली पे।
ठीक है, चलिए यार अब देखो यही तो है। अब एक एक करके आप लोग जो है वापिस से रिपीट करवाओगे। ये 6 हो गया। स्क्रीनशॉट में इतना ही तो टाइम लगता है बच्चों। हाँ, और इसके बाद में फिर 1 सेकंड वाली किसी ने बोला था, नहीं तो क्या नाराज हो जाएगा, बोले सर मेरी आपने सुनी नहीं है, सबकी सुनता हूं बच्चों। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वैलिड फॉर 4 टाइम रोटेशन, बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए वैलिड है शॉर्ट ट्रिक, है ना, कोई लोड नहीं लेना। और प्रैक्टिस करवाऊंगा बच्चों। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखना आप लोग, अभी बिगनर बॉक्स में आपको बता दूंगा, एक्चुअल में सब कुछ कवर हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद में हम होमवर्क, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपके अननेसेसरी डाउट आएंगे और आपको लगेगा हमें चीजें नहीं आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप जब थोड़ा सा क्लियर हो जाओगे ना, तब करने में क्वेश्चंस के मजे ज्यादा आते हैं। तो अभी मैंने आपको जो 2 शीट असाइनमेंट शीट दी है, पहले उस पर काम करिए आप लोग, ठीक है ना, उसके बाद में मैं बिगनर बॉक्स बोलूंगा आपको। ठीक है बच्चों, यस, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, चलिए बाय।